आंदोलन में अलग अलग तरीके के रंग, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग देखने को मिलते हैं। इस वक्त जो हम बैठे हैं, राजस्थान को जोड़ने वाला हाईवे है, जयपुर को जो नेशनल हाईवे जाता है, वहाँ महाराष्ट्र का कैंप है। जी, महाराष्ट्र से बहुत सारे किसान आए हैं, उनके नेता है, किसान सभा के लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये महाराष्ट्र इतनी दूर से चल कर के क्या जिस तरीके की बातें सरकार द्वारा बताई गई या फैलाएगी सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, वही लोग कर रहे हैं। क्या पंजाब को सपोर्ट करने आए हैं या फिर उन्हें लगता था कि ये उनकी ज़मीन की भी लड़ाई है, असर उन पर भी आएगा? सर, स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र से चल कर के यहाँ कब आप चले थे, किस माध्यम से कब यहाँ पहुँचे हैं? हम महाराष्ट्र से 21 तारीख को नासिक से सभी महाराष्ट्र के 1200 से ऊपर लोग चल पड़े। महाराष्ट्र में किसानों ने, खासकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बहुत जंगी तरह से हमारा स्वागत किया कि आप पंजाब के किसान के साथ लड़ने जा रहे हो। और वो उसमें शिवसेना यानी बीजेपी छोड़ के सभी पार्टियों के नेता, सभी संगठनों, किसान संगठन के नेता हमको मिले, हमको अगुवाई की और यहाँ तक कि खाने पीने का सब व्यवस्था उन्होंने किया। ये सिरपुर बॉर्डर, अपना सिरपुर छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में हमको लगता था कि भी मध्य प्रदेश की सरकार हमको रुकाएगी, मगर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी रुकाया नहीं। और हम कोटा, फिर कोटा से जयपुर और जयपुर से यहाँ पर पहुँचे। और ये रोड तब तक चल रहा था, ये रोड को हमने ही पहले ब्लॉक किया, फिर बाकी साथी आना शुरू हुए। और ये अभी हम इधर बैठे, हमारा निर्णय कि ये सरकार जब तक अपना निर्णय बदलती नहीं, जो मांगे है हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की, वो मांगे मान्य करती नहीं, तब तक यहाँ से हम हिलने वाले नहीं है। सर, रास्ते में किसी तरीके की तकलीफ हुई हो, कहीं पे रोका गया हो? जैसा कि पहले अमूमन बात हो रही थी कि पंजाब के लोग आए, हरियाणा में रोका गया, उत्तर प्रदेश के लोग आए, राजस्थान के लोग आए, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं रोका गया था। यहाँ तक कि हरियाणा में तो सड़कें तक खोद दी गई थी। हमको ऐसा, हमने पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर हमें रोका जाएगा। मगर मध्य प्रदेश के सरकार में यानी पुलिस ने किसी तरह का अटकाव हमें किया नहीं। हालांकि उनका पुलिस पहले चलता था और उसके बाद में हमारा जत्था चलता था, जो वाहनों का जत्था है, और वो जत्था एकदम सुरक्षित यहाँ पर पहुँचा। बीच में कोई दिक्कत हमें नहीं आई और यहाँ पर आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो कितने दिन लगे? 5 दिन हमको लगे। 21 तारीख को शुरू किया, 25 तारीख को हम यहाँ पहुँचे। हाँ, और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमारे लिए नया नहीं है, मगर जो बोला जाता है कि भाई ये पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, तो वो झूठ है, गलत है। जो उपाधि दी गई इस आंदोलन को, ये सब गुमराह करने की उपाधियाँ है। जैसा खालिस्तान का आंदोलन है, बाद में हमारे ही महाराष्ट्र के एक मंत्री ने किया था, जो केंद्रीय मंत्री रह चुका है, राव साहब दानवे, उसने बोला था इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। तो वो सब ख़त्म हो गया, वो झूठ हो गया। और ये आंदोलन किसानों का है और किसान ही यहाँ लड़ने आए। ये जो बैठे हुए साथी हैं हमारे, ये सभी किसान हैं और किसानों का आंदोलन होने की वजह से ये आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन यशस्वी होते रहेगा, ये हमारा अनुमान है। क्या लगता है, लड़ाई हरियाणा और पंजाब की है या फिर नुकसान महाराष्ट्र के किसान का भी है? महाराष्ट्र के किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। महाराष्ट्र में अभी हम चल पड़े तो हमारे ही साथी, जिसको पहले हमने बोला था चलो भाई हमारे साथ, उनको अच्छा नहीं लगा। जब हमने मध्य प्रदेश बॉर्डर पास किया तो उधर से और 5 गाड़ियाँ आई और महाराष्ट्र में भी किसान लड़ने को तैयार हो गया। जैसा वो राजू शेट्टी का संगठन है, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और कई किसान संगठन है, वो सब संगठन है उधर किसानों को में जो हलचल मची है उसको मुआया कर रहे हैं। और किसान इतना लंबा रास्ता करके आने का सोच रहे हैं या उधर और आंदोलन करने का सोच रहे हैं, ये नज़दीक के दिनों में हमें पता चलेगा। मगर ये जो सरकार ने कानून तीनों लाए हैं, ये किसानों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इनको
रद्द करना चाहिए। ये जो मांग उठाई है किसानों ने, ये सभी 500 के ऊपर की संगठन इसमें साथ है, और ये जो मांग है वो जायज़ है कि ये तीनों कानून रद्द होना चाहिए। ये जो बिजली बिल आने वाला है, ये बिजली बिल भी घरगुती ग्राहक जो है वो ग्राहक का, और जो बिजली यूज करने वाले, बिजली का उपयोग करने वाले किसान हैं जो खेती के लिए, उसका भी कंबर टूटने वाला है, उसको भी बर्बाद नुकसान बड़ा होगा, बहुत सारा बिल आएगा और परेशान हो जाएगा। आज ही महाराष्ट्र में सब देश में जितनी 4 लाख से ऊपर आत्महत्या हुई है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुए 75,000 हुई। ये आत्महत्या में यानी एक पहले पायदान पर महाराष्ट्र मेरे ख्याल से। हाँ, आत्महत्या में सबसे पहले पायदान पर है। वो हमारे लिए शर्म की बात है, मगर क्या करें, वो किसान को जैसा ये MSP के अनुसार दाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। प्याज का भाव बढ़ गया, निर्यात बंदी कर दिया, प्याज के भाव नीचे आ जाते। वो जो अंगूर है, अंगूर का सही दाम लोगों से मिलता नहीं, या व्यापारी आते हैं वो लूट के लेके जाते हैं। मगर APMC में जो कुछ खरीद होती है उससे थोड़ा बहुत सरकार को राहत अपने किसानों को राहत मिलती है, और ये APMC ख़त्म करने जा रहे हैं। इसकी वजह से महाराष्ट्र का किसान भी बहुत बौखला हुआ है, वो आंदोलन की तैयारी में है। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। जी सर, अपना नाम एक बार और दूसरा पोजीशन आप बता दें कि किस पद पर आप? मैं उदय नारकर हूँ। मैं ऑल इंडिया किसान सभा महाराष्ट्र इकाई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आत्महत्या का जिक्र आया, हम बार बार मीडिया के माध्यम से विदर्भ को पढ़ते हैं, विदर्भ को सुनते हैं, है क्या, और इतनी संख्या में किसान वहाँ सुसाइड क्यों करते हैं? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। वही बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, जो पूरे इंडिया में ये जो किसानों का आत्महत्या का जो बड़ा दौर चल रहा है, उसका सुइसाइड कैपिटल महाराष्ट्र बन गया है, और उसमें भी जो विदर्भ जो एरिया है वो बन गया है। वो क्यों बन गया? उसका मुद्दा ये MSP के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। विदर्भ एरिया में कपास होता है, वो कॉटन बेल्ट है, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, हमारी सब किसान सभा और सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने डिमांड किया था कि ये जो व्यापारी जो है, वे व्यापारी लूटते हैं, किसानों को लूटते हैं, तो उसका दाम देते नहीं है, जायज़ दाम देते नहीं है। तो उसके बारे में एक डिमांड किया था सब किसानों की तरफ से कि कॉटन का मोनोपोली परचेस होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई, और कपास एकाधिकार खरीदी योजना जिसको बोलते हैं, हाँ, वो जो एकाधिकार गवर्नमेंट के हाथ में था, तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। और वो जब से शुरू हो गया, तब से वो कपास का जो एग्रीकल्चर था, प्रोडक्शन था, वो बहुत बढ़ गया। उसके बाद ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो दबाव आने लगा, वर्ल्ड बैंक का दबाव आने लगा, वो दबाव में आकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो जो योजना थी वो योजना खारिज कर दी। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो कपास लोगों का लेने का जो था एकाधिकार वो बंद कर दिया। और वो जब से बंद कर दिया, तब से किसानों के हालात ये बहुत बिगड़ते गए। किसानों को ये जो ओपन मार्केट है, वो मार्केट में उनको ढकेल दिया, और जब से वो ढकेल दिया, तब से ये किसानों की जो डिप्रेस्ड सिचुएशन है वो बढ़ती हो रही, और उसके कारण तो वहाँ के आत्महत्या का दौर शुरू हो गया। तो क्या पानी की कोई कमी, इस तरीके की चीज़ें रही हों, ज़मीन उपजाऊ ना हो, क्या कुछ ऐसा भी है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में? नहीं, कुछ थोड़े जगह पे हो सकता है, वो सब ड्राई लैंड है, वो ड्राई लैंड फार्मिंग का है। वो ड्राई लैंड फार्मिंग में भी बहुत उसका प्रोडक्शन आता है। एक दो बारिश हो गई तो कपास का बहुत सारा प्रोडक्शन आ जाता है। एक उसको या ऐसा गन्ने जैसा या राइस जैसा उसको पैडी जैसा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उस एकमेव कारण जो है, सिर्फ एक कारण जो है, वो कारण वो मोनोपोली परचेस स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वही एकमेव कारण था जिसके कारण ये सब आत्महत्या का दौर शुरू हो गया। उसमें
दूसरी बार ये हो गया कि ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई, वो न्यू लिबरल पॉलिसी के कारण आपने देखा टर्म्स ऑफ ट्रेड ये जो है, जो व्यापार की जो कंडीशंस है वो खेती के खिलाफ होने लगा। सब ये जो उसमें जो डालते हैं खेती में, जो डालते हैं जिसको आदान बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम, और खाद डालते हैं, सब दवाइयाँ डालते हैं, बीज, ये सब, उसका जो खर्चा बढ़ गया तो उसके मुताबिक जो अंतिम प्रोडक्शन का जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। इसीलिए वो एमएसपी का जो नाता जो है, वो एमएसपी का नाता हमारे फार्मर्स के जीवन से बहुत नज़दीकी से जुड़ा है। इसीलिए एमएसपी अगर खारिज होता है, एमएसपी का संकल्पना अगर टूट जाता है और ये सरकार तोड़ती है, तो महाराष्ट्र के किसान ये उठेंगे और इसका कड़ा जवाब देंगे, वो देते आ रहे हैं, ये बात है। और एक दूसरी बात मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई और शुगर इंडस्ट्री एक नंबर पे इंडिया में है। 200 से ज़्यादा शुगर मिले हैं और बहुत सारी 165 शुगर मिल जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है, और कोऑपरेटिव सेक्टर ये किसान चलाते हैं। अभी हालत ये है कि एफआरपी, वो एमएसपी का जो नाम है गन्ने में, वो एफआरपी है। सो फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस ये है। तो अभी अगर एक क्रॉप में एमएसपी बंद होता है और वो पॉलिसी के नाम पे बंद होता है, तो ये गन्ने का जो किसान है बड़ा, वो भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि उसका दबाव आके वो एफआरपी भी बंद करने का सरकार सोच सकती है। और अगर एफआरपी बंद हो गया तो पूरा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आया जो किसान है और जो किसान ने अपनी तरक्की की है, वो किसान बहुत मुश्किल में हो जाएगा। जैसे कपास के ये किसानों ने आत्महत्या की, वैसे आत्महत्या का दौर और बड़े पैमाने पे दौर ये गन्ने के किसानों में आएगा, क्योंकि गन्ने का किसान ये बहुत सारे ये बैंकों से जुड़ा है, बैंकों से लोन लेता है, बड़ा लोन उनको लेना पड़ता है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। इतना लोन हो जाएगा कि उनके पास जो खेती है, कितनी खेती है, 2 एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़। एवरेज लैंड होल्डिंग कितना है महाराष्ट्र के किसान के पास? महाराष्ट्र के किसान के पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। वो 5 एकड़ से भी 88% जो किसान है उसका 5 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग है। मेजर क्रॉप्स क्या हैं? जैसे हरियाणा पंजाब की बात करें, या गेहूं है और वो धान है, वहाँ ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जिससे मंडी सिस्टम जुड़ा हुआ है, सरकारी खरीद जुड़ी है, एमएसपी जुड़ा हुआ है? अभी ये कपास और इसके अलावा, गन्ने के अलावा वहाँ पे ज्वार है, बाजरा है, और ये मूंगफली है, और सोयाबीन है, प्याज बहुत पैमाने पे होता है। नासिक ज़िले से हमने दोनों नेता आते हैं, और प्याज बहुत पैमाने पे होता है। तो ये सब सब्जियाँ हर तरीके से होती है। सरकारी खरीद का आज का स्टेटस क्या है? क्या कुछ हो जाती है कुछ प्रतिशत की मात्रा में? यही तो प्रॉब्लम है। सरकार ये एमएसपी जाहिर करते हैं, लेकिन उसका जो प्रावधान होना चाहिए, वो खरीदी करने का जो प्रावधान होना चाहिए, वो प्रावधान सरकार करती नहीं है। तो बात ये होती है कि आपका वो 3,900 रुपया का सोयाबीन का एमएसपी वो जाहिर करते हैं, लेकिन मेरा सोयाबीन वो 3,000 से या 3,200 रुपये में जाता है। तो हर एक क्विंटल में मेरा 800 रुपये का नुकसान मुझे सोचना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सरकार वो सेंटर खोलती नहीं है, खरीदी करने का सेंटर खोलती नहीं है, वो सिर्फ एमएसपी जाहिर करती है। वो लेकिन एमएसपी जाहिर करके वो व्यापारी जाते हैं और व्यापारी जो मांग देते हैं उसमें ये सब लेना पड़ता है, वो पैसा लेना पड़ता है। सो वो केंद्र नहीं है, जो केंद्र होना चाहिए वो केंद्र। सो हमारी जो मांग है वो एमएसपी रहना चाहिए, लेकिन एमएसपी का अगर प्रोटेक्शन होना है तो सरकार ने उसकी तरफ से उसकी खरीदी करने का एक इंतजाम उसने करना ही चाहिए। विदाउट दैट, उसके सिवाय वो तो अमल में नहीं आएगा, एमएसपी नहीं आएगा। सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा एक बार अपना परिचय दे दें। मैं सुनील मालूसरे हूँ,
किसान सभा का स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जी, नासिक से आपने बताया कि आप संबंध रखते हैं, तो प्याज वहाँ ज़्यादा होता है? हाँ, बहुत पैमाने पे प्याज होता है। क्या अभी सरकारी कोई खरीद है या फिर प्राइवेट ही आप लोगों को बेचना पड़ता है? जब बड़ी पैमाने पे प्याज वहाँ पे बनता है, तभी जब लोगों के मार्केट में प्याज आती है तो कभी कभार लोगों का प्रेशर किसानों का प्रेशर आता है, तब नाफेड करके है, नाफेड की तरफ से खरीदी की जाती है, लेकिन उसमें भी एमएसपी नहीं मिलती। तो ये बात जो है, यहाँ पे किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है प्याज के अंदर। प्याज जब ज़्यादा बड़ी पैमाने पे बनती है, जब अच्छा रेट मिलने जाता है, तब एक्सपोर्ट के बारे में बंद किया जाता है। ये जो है सरकार का सोचना जो है, वो सोचना बड़ी बड़ी कॉरपोरेट के इसके हित से कैसा हो, मॉल के बारे में कैसा हो, वही सोचती है, किसानों के बारे में सोचती नहीं है। वही है उसके बारे में। और नासिक में ग्रेप्स का उदाहरण देता हूँ। ग्रेप्स बड़ी पैमाने में होती है, लेकिन यहाँ पे सरकारी खरीद न हो और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए नासिक में ग्रेप्स वालों को बहुत से व्यापारी लूट ले जाते हैं। हमारे नासिक के अंदर कम से कम 20 करोड़ रुपया का नुकसान वहाँ पे लोगों को हुआ है। 20 करोड़ तक, इतना बड़ा पैमाने पे लूट के व्यापारी लेके जाते हैं। इसलिए हमारे इसके अंदर क्यों जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, तो हमारा कहना है कि कंट्रोल अगर रहा है, कानून रहा, कुछ कानून में प्रावधान करना चाहिए एमएसपी का, वो अगर हो गया तो जो कोई लूटेगा, कोई जो उसको कुछ तो भी 60 और उस मिनिमम प्राइस नहीं देगा, उसके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये आंदोलन के साथ सब जुड़ जाए। पे ज़्यादा फोकस है आप लोगों का। जी मैम, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं, जिस तरीके की लूट अभी किसान के साथ हो रही है, क्या लगता है ये कानून और 3 कानून आ गए तो उस लूट को किस तरीके से लीगलाइज या हो जाएंगे, या बढ़ावा किस तरीके से मिलेगा? ये देखिए, आम तौर पे इस तरह से कानूनों में प्रावधान लगाया गया है कि, और स्पेशली औरतों के नज़रिए से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है, तो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, ये दोनों चीज़ों को एक कानूनी दर्जा दिया गया, मतलब कानूनी हक है। अभी तक तो वो गुनाह था, होर्डिंग करो तो आपको पकड़ा जाता था, अभी आप जमाखोरी करो तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं, उल्टा आपको प्रोत्साहन देगा, ज़्यादा एक लाइसेंस दे दिया गया है। तो इसका असर होगा हमारे देश के फूड सिक्योरिटी के ऊपर, पूरी राशन व्यवस्था ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और आज भी देखिए आप, अनाज से लोग एकदम मोहताज है, आज नहीं मिल रहा है। तो ये कानून बनाने से जो मुट्ठी भर कॉरपोरेट सेक्टर्स है, उनको गरीबों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपना मुनाफा बनाने का कानूनी हक ये सरकार दे रही है। मतलब कोई भी कानून के अंदर ये प्रावधान कभी नहीं हो सकता है कि अगर आप वहाँ उसमें कोई गलती हो गई तो आप अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में न जा सको। ये कानून में है, आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। मतलब आप सभी दरवाजे अपनी बात को रखने के लिए बंद करने की ज़रूरत क्यों है? यहीं पे शक आता है कि सरकार की नीयत बहुत ही गलत है। वो बोल रही है कुछ, लेकिन असलियत में बहुत ही गलत है, और मुट्ठी भर कॉरपोरेट सेक्टर का ही मुनाफा बढ़ाने के लिए ये कानून की तरह लाकर लोगों का जो भी आज राहत है। अभी आदिवासी इलाकों में पैसा कानून है, ये पैसा कानून आदिवासी जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, वो भी संघर्षों से बना है, सरकार की मेहरबानी नहीं है। लेकिन वो कानून भी इस कानूनों की वजह से वो पूरा नष्ट हो जाएगा। पैसा में बेसिकली है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ कर? मतलब मोटा मोटी बात ज़मीन का बोले तो कोई भी आकर आदिवासी इलाकों में उस तरह से ज़मीन, वहाँ की ग्राम पंचायत, वहाँ की पंचायत समिति, वहाँ के लोगों के मंजूरी के खिलाफ नहीं खरीदी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी ज़मीन एक्वायर करने का हक दे दिया। मतलब जिसकी ज़मीन है वो बेचारा विरोध भी नहीं कर सकता है, आपको चाहिए इसलिए आपको देना ही होगा, इस तरह का ये कानून है। तो इसमें से तो गरीब समाज के लोग तो पूरे मर जाएंगे, क्योंकि उसी ज़िंदगी, वो छोटा सा टुकड़ा ज़मीन के ऊपर ही वो ज़िंदा है। तो आप उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड कुछ दे नहीं रहे हो, लेकिन जो है उनके पास वो आप निकाल रहे हो।
तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और औरतें ज़मीन पे, खेती पे बहुत बड़े पैमाने पे निर्भर है। औरतें गांव-गांव में घूम रही है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति इस आंदोलन के साथ में इसीलिए है कि औरतें गांव-गांव में घूमकर इस ज़मीन की रक्षा के लिए मोदी के खिलाफ खड़ी है। बाबा हिंदी समझते हैं, बोल लेंगे? ये बोल देंगे। आप बोल लेंगे जी। तो मेरे ख्याल से जो जिक्र था, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व वहाँ करते हैं, तो युवा किस तरीके की भागीदारी इस आंदोलन में दर्ज करवाएगा? मैं सुदाम ठाकरे नंदुरबार का जिला सचिव हूँ युवा संगठन का। तो हमारे स्टेट कमेटी की ओर से डिक्लेयर किया गया है कि किसानों का जो आंदोलन है पिछले 32 दिनों से चल रहा है, उसमें पूरी तरह से युवा किसानों के साथ है और हर वक्त किसानों को जब जब ज़रूरत पड़ेगी युवाओं की, तब तब हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और अभी जो मैडम ने बताया पेसा एक्ट, उसके बारे में जो ज़मीन एक्वायर की कर रही है सरकार आदिवासी इलाकों में, उसके बारे में 2 शब्द कहूँगा कि जो पिछले दिनों में पिछले वक्त में जो था ये पेसा एक्ट के बावजूद जो ज़मीन थी वो बगैर आदिवासी जो लोग हैं उनके नाम पे नहीं होती थी, वो खरीद नहीं सकता था। तो आज सरकार जो है वो हमारे ऊपर ये जो 3 काले कानून ला के ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन जो जीने का एक ही सहारा था वो भी निकालने की कोशिश में है। तो इसका पूरी तरह से कड़ा विरोध हम करेंगे और किसानों के साथ डटे रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो माफ़ कीजिएगा, आदिवासियों से जुड़े हुए एक नेता मेरे ख्याल से आप में से कौन थे? आप हैं जी, अजय। ये आदिवासियों का बार बार जिक्र आ रहा है, कितनी आबादी है आदिवासियों की महाराष्ट्र में? जी, महाराष्ट्र का अंदर तो हमारे आदिवासी के बहुत आबादी है। मैं जहाँ आया हूँ खांदे से नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे 75% आदिवासी है। और यहाँ पे जो आदिवासी के पास जो ज़मीन था यो 2% ज़मीन आदिवासी के पास है। और आदिवासी उद्योग क्षेत्र में कुछ गया है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट सर्विस में है। और ये हमारे आदिवासी जो पहाड़ी इलाके में जो ज़मीन खरीदता है, आदिवासी के लिए जो वन कानून बना है, ये तो अभी तक उसका अमल बजावनी ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जो वन अधिकार कानून हुआ है उसका अमलबाजी 100% हुआ नहीं। और ये केंद्र सरकार ने जो अभी ये जो कृषि कानून लाया है, इसमें वो जो कृषि कानून जब इसका जो लागू होगा, इसका अमल जब होगा, तो ये हमारे लिए बहुत संकट का आचर है। इसलिए हम लोग वहाँ से ये जो मालूम हुआ, तो इसलिए हम जो पंजाब हरियाणा का जो किसान और देश का किसान जाग उठा है, इसलिए हम भी हमारे मुल्क से जाग कर आए हैं यहाँ तक। अभी 5-6 दिन तक हम किसानों के साथ हैं, आगे भी साथ में रहेंगे, लड़ेंगे। जब तक केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेता, तब तक हम किसानों के साथ रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। डॉक्टर साहब आप बैठे हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। 1200-1500 किसान चल के दिल्ली तक पहुँच गए महाराष्ट्र से, लड़ाई लंबी हुई, तो महाराष्ट्र क्या बैकअप देगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में जो ये चढ़ाई कर रहे हैं किसान? देखिए, जैसे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, हमें तो मालूम है कि अभी जो आंदोलन का जो केंद्र है, वो आंदोलन का केंद्र ये दिल्ली की सब जो बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर्स में है। तो इसको मजबूत करना तो है ही। तो इसको मजबूत करने के लिए इधर का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमसे मांग करेगा, वो मांग पूरी करने की हम बहुत सारी कोशिश करेंगे। वो तो बात एक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये फ्रंट ओपन करके ये आंदोलन पूरा नहीं हो सकता, उसको यश नहीं मिल सकता। तो पूरा अगर वो यशस्वी करना है, तो पूरा देश में, पूरा भारत में ये आंदोलन इसी तरह से फैलना चाहिए। और हमने अभी प्लान कर दिया है कि अभी यहाँ से जाने के बाद वो महाराष्ट्र में पहले आंदोलन तो शुरू हुआ है,
आपको मालूम है 26 को जो हो गया, भारत बंद बाद में हो गया 8 तारीख को। पोल्स जितनी भी ली गई उसमें पार्टिसिपेशन हर तरीके से रहा। बड़ा पार्टिसिपेशन है, बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। और अभी आगे आगे जाके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन करके जो नए नए जो कोई प्रोग्राम्स आएंगे वो प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और बड़ी पैमाने पे वो महाराष्ट्र का किसान ये आंदोलन से जुड़ जाएगा, उसमें कृतिशील हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं हो जाएगा। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि खालिस्तानी है पंजाब के किसानों के लिए बोला गया, किसी को देश विरोधी ताकतों से मिले हुए लोग बताया गया। कम्युनिस्ट पार्टी से जितने भी कॉमरेड्स हैं उनके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सवालिया निशान सरकार का होता ही है कि ये तो है ही एंटी नेशनल। क्यों? दिखा दीजिए, हमें दिखा दीजिए यहाँ पे कौन खालिस्तानी है। हमें बता दीजिए कि किशन साहब जो है, किशन साहब का रिश्ता पाकिस्तान से है, चाइना से। दिखा दीजिए, क्यों नहीं दिखाई देते? ये अपना ये जो देखिए मीडिया हाथ में लेके सब मीडिया अंकित करके जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जो बन गया है वो झूठ फैला रहा है। और वो कितना भी झूठ फैले ये अब किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों ने इसकी सच्चाई देखी है। ये सरकार की सच्चाई 7 साल में, अभी से 6 साल हो गए, उनकी सच्चाई देखी है। तो कितना भी झूठ बोले उसका कोई फ़ायदा होने। ये कल ये झूठ बोले केरला में क्यों एपीएमसी के लिए प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला, वो प्रधानमंत्री के मुंह से ही निकला। हाँ, ये कैसे प्रधानमंत्री है? वो जो इग्नोरेंट प्रधानमंत्री है, अज्ञानी है, वो विश्वगुरु बनना चाहते हैं। उनको हमारे केरल की क्या वास्तवता है ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे एपीएमसी की ज़रूरत ही नहीं है। एपीएमसी में जो आता है वो धान वहाँ पे होता ही नहीं है, अलग किस्म का वहाँ पे क्रॉप पैटर्न है। जिसको ये समझता नहीं है वो प्रधानमंत्री ये किसानों का क्या भला करेगा? उनको समझता है एक ही बात, जो एक कान में अंबानी बोलता है दूसरे कान में अदानी बोलता है, उतना ही उनके कान से जाके उनके मन से वो मुंह से बाहर आता है, उसको हम मन की बात बोलते हैं। और मन की बात का दूसरा कोई भी अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री जी की अज्ञानता है या फिर अज्ञानियों की टीम प्रधानमंत्री जी ने जोड़ रखी है? और जिसको ज्ञानी लोग इकट्ठा नहीं करना आते उसको क्या बोलने का? हाँ, उनके अज्ञानी उनके सलाह देने वाले होंगे, या ये खुद देखिए वो अकेले तो कोई सब ज्ञान नहीं कर। अगर उनको भी लगे और उनको भक्तों को लगे कि सब उनको ज्ञान है और वो सब बताने लगे कि यहाँ पे सर्जरी ये होता था, टेस्ट ट्यूब बीबी का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये उनका ज्ञान है। उनके ज्ञान से किसानों को क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे ज्ञानी है, उनका ज्ञान उनके पास रहने दो। ये विश्व गुरु बनना चाहते हैं, उनका जो छोटा सा जो कुछ विश्व है वहाँ पे उनको बैठने दो। उनको अमरनाथ जाके उनको कोई गुहा में बैठना है वहाँ पे बैठने दो। अगर जाते हैं तो किसानों का भला होगा। तो हम अभी यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो कोई गुफा में जाके बैठे और वहाँ पे जाके तप ध्यान करे, और वो उनका कैलाशवार अगर होना है तो उनका होने दो, उनका भी भला होगा और सब पूरा जनता का भी भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये महाराष्ट्र किसान सभा से जुड़े हुए नेता हैं, उनसे जुड़े हुए किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं। चेहरे पढ़ लीजिएगा, चेहरे देख लीजिएगा। दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों का साथ देने आए हैं, उनका हौसला बढ़ाने आए हैं और बता रहे हैं कि अभी 1500 पहुँचे हैं, ज़रूरत पड़ी तो 15,000 पहुँचेंगे। ज़िला स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, देश स्तर पर धरने देंगे, आंदोलन करेंगे। सिर्फ दिल्ली तक ही लड़ाई सीमित नहीं रही है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अब दिल्ली की इस चढ़ाई में साथ देने के लिए पहुँचना शुरू हो गए हैं। लगातार आंदोलन से जुड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें दायगरों के साथ, अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।